नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 24 अगस्त 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स का न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिस न्यूज़ ने पूरे इंडिया को फक्र से ऊंचा कर दिया, अगर मैं बोल सकूं तो जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चंद्रमा के हमारे सदर्न पोल में, और इसी के साथ इंडिया ने एक हिस्ट्री रच दिया। जी हां, दुनिया का एक ऐसा पहला नेशन बन गया जिसने लूनर सदर्न पोल में सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। राइट, सो इसीलिए ये न्यूज में था दैट यस, वर्ल्ड का पहला मिशन हो गया ये सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। और यस, जैसे ये फुलफिल हुआ, ठीक 6:04 पे इसरो के द्वारा ये ट्वीट आया दैट यस, चंद्रयान 3 मिशन इंडिया, आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। राइट, एंड अब के इस सेशन में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे दैट ये चंद्रयान 3 ये एक क्या किस टाइप का मिशन है जो कि इसरो के द्वारा दिया गया है। ये एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, मतलब जो कि हमारे चंद्रमा है ना के ऊपर हम लोग ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और ये एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स किया जा रहा है जहां पर सेफ लैंडिंग करवाया गया है मून के सदर्न पोल में। और वहां पे एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, जिसने लैंड करवाया, और एक रोवर, वो जो रोबोट वाला गाड़ी होता है ना, वो रोवर। राइट, सो वो भी एक है जो कि ऑफ कोर्स ये सरफेस में हम लोग देखने वाला है। राइट, चंद्रयान 2 मिशन आपको पता होना चाहिए 2019 में जो लॉन्च किया गया था, दैट वाज फेल्ड ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। लैंडिंग के समय जो है क्रैश लैंडिंग कर गया था वो, इसीलिए। सो चंद्रयान 2 में जो है एक ऑर्बिटर भी था, बट यहां पे लेकिन कोई ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर और रोवर है। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नाउ देखो, ये चंद्रयान 3 के बारे में जो इतना बड़ा न्यूज है ना, शायद सब हर बच्चे करेंगे, हर बच्चे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बट यूपीएससी को पता है, एपीएससी को पता है, कोई भी स्टेट पीसीएस को पता है दैट बच्चे लोगों ने क्या पढ़ना है, बट उनको यह भी पता है दैट बच्चे लोग क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, और वो चीज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। और क्योंकि वही से वो लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। राइट, क्वेश्चन वो लोग क्या बनाएंगे, सीधा बोलेंगे दैट बताओ भाई, वाई, क्यों आज तक किसी ने लूनर साउथ पोल में अपना कोई भी मिशन नहीं भेजा है। तो उसके कुछ कुछ रीजंस है, समझते हैं। देखो, सबसे पहला, why hasn't any spacecraft ever landed in a lunar surface? क्योंकि हमको समझना पड़ेगा लूनर सरफेस का जो सदर्न पोल है ना, वो सदर्न पोल का टेरेन देख लो और टेम्परेचर देख लो, दैट इज नॉट हॉस्पिटेबल। इनफैक्ट कोई भी अगर ये चीज होना चाहिए तो वहां पे हॉस्पिटेबल कंडीशंस होनी चाहिए। राइट, इनफैक्ट सरफेस अगर देख लोगे बहुत ही ज्यादा अनइवन और अनस्मूथ है आपका जाकर लूनर सदर्न पोल में। राइट, बट वहीं पर ज्यादातर अब लोग जो भी मिशंस हुए हैं, राइट, देखो 4 अभी तक कंट्री है, एक है यूएसए, रशिया, चाइना, उसके बाद इंडिया। राइट, तो इन जितने सारे कंट्रीज ने बैठा है, सारे कंट्रीज ने अपने स्पेसक्राफ्ट जो है वो यूजुअली उसके इक्वेटोरियल रीजन में रखा है, बट सदर्न पोल में नहीं रखा है। राइट, तो वही समझ रहे हैं दैट वो इक्वेटोरियल रीजन अगर देख लीजिएगा, वहां का सरफेस क्या है ना, बहुत इवन और स्मूथ है, और रिस्पेक्टिवली सदर्न जो पोल है उससे तो कम ही हिल्स और क्रेटर्स वहां पर हमको देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो मून का जो इक्वेटोरियल पोर्शन है, वहां पे इसलिए भी ज्यादा मिशंस ठहरते हैं क्योंकि वहां का जो सनलाइट है ना प्रॉपरली मिल पाता है। बट सदर्न पोल जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, उस रीजन में प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है। टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा तो बहुत समय तो बिलो 230 डिग्री सेंटीग्रेड भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, और वहां पर टेरेन्स भी जो है ना काफी ज्यादा क्रेटर्स है, इसके कारण टेरेन भी काफी ज्यादा वहां पर डिफिकल्ट टेरेन है, सनलाइट बहुत कम ही रीच होता है, और वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है दे आर हैव लार्ज क्रेटर्स एज ओवर द प्लेसेस और डिफरेंट अदर प्लेसेस। राइट, सो क्योंकि क्रेटर्स ज्यादा है, राइट, मतलब देखो सदर्न पोल में क्रेटर्स ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है जो क्या इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी दैट यस, सदर्न पोल अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। राव, सवाल यह भी होता है दैट हमारे साइंटिस्ट क्यों चाहते हैं दैट लूनर सदर्न पोल को एक्सप्लोर करना। उसका अगर कुछ कुछ रीजंस देख लीजिएगा, देखो अभी तक कोई भी देश ने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। राइट, सो यस, दिस मून का जो सदर्न पोल है दैट इज
सो फार डेट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, और अभी जो हमारा मिशन गया वो कहीं ना कहीं बहुत चीजें एक्सप्लोरेशन वहां पे करने वाला है। स्टडी वेर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आईसी मॉलिक्यूल्स इन द 208 इन चंद्रयान 1 मिशन के थ्रू जो है कुछ कुछ स्टडीज कैरी आउट किया गया था, जहां से पाया गया था दैट उसमें ट्रेसेस मिले हैं आइस के। आइस मतलब पानी से ही तो आइस बना होगा, राइट? तो पानी अगर कहीं पर अवेलेबल हो तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट पानी में रहने वाले कुछ कुछ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां पर मिल सकते हैं। यही सब तो स्टडीज किया जाएगा वहां पर, है ना? एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हेयर मींस दैट एनीथिंग ट्रैप्ड इन द रीजन। देखो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में बहुत समय आप लोगों ने सुना होगा हिमालयस के बर्फ के भीतर से हमें कुछ ममीज मिले। उनको तो कोई केमिकल वेमिकल तो नहीं डाला जाता, ममीज कैसे मिल जाता है भाई? देखो कोल्ड कोई भी अगर बर्फ के चीजों में अगर कुछ रहा है ना तो बहुत देर तक प्रिजर्व रहता है। अब देखो ना हम लोग फ्रिज में रखा जाता है ना कोई भी चीज है तो बहुत दिन तक प्रिजर्व रहता है क्या? नहीं। तो वही चीज बोला गया एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर हियर मींस दैट एनीथिंग कुछ भी अगर ट्रैप होता है इन दिस रीजन इट वुड रिमेन फ्रोजन इन दैट टाइम, राइट? और ऑफ कोर्स अगर उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो बाद में बहुत सारे एविडेंसेस भी मिल सकता है। इट कैन प्रोवाइड क्लूज टू द अर्ली सोलर सिस्टम एज वेल। जी हाँ, ये क्लू भी प्रोवाइड कर सकता है दैट पास्ट के सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब कुछ क्लूज हमें मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, कल का एक मैंने बोला था ना, कल का आसाम का छूट गया था एक चीज, तो या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एडिटोरियल पेज में, अगर देख लीजिएगा आसाम के फार्मर्स के रिलेटेड था। एंड इट टॉक्ड अबाउट द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक का इम्प्लीकेशन, दैट अगर हम लोग माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं आसाम में तो क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या इसके चैलेंजेस है और क्या क्या हमको करना चाहिए, राइट? तो उसी का एक बहुत खूबसूरत कंपाइलेशन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है आज के इस सेशन में, जहां पर हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। पहले बात तो हम लोग जब बोल रहे हैं माइक्रो इरिगेशन, तो माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? देखो माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है दैट इरिगेशन फैसिलिटी, जो कि हम लोग नॉर्मल इरिगेशन, इसे इरिगेशन इज व्हाट? सब्जेक्शन ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड। इरिगेशन फैसिलिटी जो कि हम लोग माइक्रो स्कूल में करते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वहां पे क्या पानी का खपत बहुत कम होता है ना, वही है माइक्रो इरिगेशन। तो असम के फार्मर्स के लिए माइक्रो इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग देख लेते हैं। देखो बोला गया दैट ओवरऑल 2020-2021 के बीच का जो अभी तक डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो जितना एरिया है आसाम का, जितना क्रॉप्ड एरिया है उसका 39% एरिया में ही इरिगेशन हो रहा है, राइट? मतलब हर रीजन में इरिगेशन नहीं हो रहा है, यही ना समझे? अगर 100 यूनिट ऑफ एरिया है उसमें मात्र 39 यूनिट ऑफ एरिया में ही इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, हर एरिया में तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड है, राइट? इसीलिए तो बोला जा रहा है क्यों ना हम लोग माइक्रो इरिगेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रो इरिगेशन टेक्निक क्या इतना आसान है क्या? ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इतना आसान है क्या? हाँ देखो, अगर देखोगे नहीं, इसके अगर माइक्रो इरिगेशन अगर यूज करेंगे अनडाउटेडली इसके फायदे अपने हैं, दैट इज वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा, राइट? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा अनडाउटेडली, बट इसके कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला, फार्मर जो है ना हेजिटेंट है इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे फार्मर अमीर तो नहीं है ना भाई। यहाँ पे वो स्प्रिंकलर क्या मशीन ही तो है, ड्रिप इरिगेशन वो भी तो मशीन से ही तो चलेगा। अब सोचो मशीन अगर खराब हो गया तो कौन पैसा देगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना वो सब लाने के लिए। क्या उतना अमीर अमीर किसान है? अगर डेटा देख लोगे, डेटा क्या बता रहा है? डेटा बता रहा है मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स अगर देखोगे इसकी परसेंटेज देखो 67%, 18%, ये लोग मतलब अमीर किसान तो नहीं है ना, ये लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनके जो लैंड है ना वो अगर आप देख लीजिएगा रफली अराउंड 1.5 से 2 हेक्टेयर लैंड से भी कम है, ये लोग ऐसे फार्मर्स है। तो इनके पास कहां से इतना पैसा आएगा? कहां से ये ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे बताओ तो? दूसरा चैलेंज देख लोगे, इनएडिक्वेट सर्विस सेंटर्स। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर भी लिए, अगर खराब हो गया तो कौन फिर उसको ठीक करने आएगा? क्या उसका इतना स्किल्ड मैनफोर्स है, उतना सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है? नहीं। ये सब के लिए हेजिटेंट है फार्मर्स ये चीज अपनाने के लिए ना। सवाल होता है हमको क्या करना चाहिए जिससे आने वाले समय में ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी करे तो ऐसे वाटर सस्टेनेबल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो है, पहले तो हमको वैसे ब्लॉक्स और वैसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, जो क्या जहां पे वाटर स्कार्सिटीज एग्जिस्ट कर रही है, पहला पॉइंट। और उस डिस्ट्रिक्ट्स में ही अगर सरकार चाहे तो वहां पर ये माइक्रो इरिगेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, emphasis should be given adopted of micro irrigation technology in more water requiring crops। वैसे क्रॉप्स जिनको बहुत मतलब ज्यादा पानी चाहिए होगा उन क्रॉप्स के लिए हमको emphasis करना पड़ेगा दैट हाँ उन क्रॉप्स में अगर स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन टेक्निक इस्तेमाल करें।
राइट। तो इफेक्टिव तरीके से पानी का भी कंजर्वेशन हो गया और इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, एट विलेज लेवल अगर देख लीजिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को प्रमोट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली खेती बाड़ी होती कहाँ है, विलेज में ही तो होती है। और हम लोग पता है विलेज को क्यों फोकस कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप वाटर का यूजेजेस देख लीजिएगा, वो तो सरफेस वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन कुड बी मेड मैंडेटरी इन ऑल द ग्रीन हाउसेस, राइट। ये तो बेसिकली पहाड़ों रीजन में, जो पहाड़ रीजन में क्या होता है ना, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें भीतर में खेतीबाड़ी की जाती है। तो उन टाइप के स्ट्रक्चर्स में क्यों ना हम लोग मैंडेटरी कर दे, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। यही नहीं, एफर्ट शुड बी मेड टू पॉपुलराइज द सोलर ऑपरेटेड सिस्टम। जैसे आपको पता होना चाहिए दैट कुसुम स्कीम है, राइट, वो क्या प्रोमोट करती है, सोलर पावर्ड जनरेटर्स को इंस्टॉल करने में लिए प्रमोट करती है, राइट। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स को हमको यहाँ पर प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे वाटर की जो यूजेज एफिशिएंसी है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए के बारे में। क्यों न्यूज में था, क्योंकि 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए है ना, उसका कॉन्फ्रेंस रिसेंटली उदयपुर में हुआ था, तो इसीलिए ये न्यूज में था और इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे लोकसभा के स्पीकर जी के द्वारा। सो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए, यह एक पार्लियामेंट्रियंस का समूह है, एक ग्रुप है। और कौन कौन से कंट्रीज के, वैसे कंट्रीज जो क्या कॉमनवेल्थ कंट्रीज में लाई कर रहा है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज पता है कौन से कंट्रीज है, ये वैसे कंट्रीज जो क्या पास्ट में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थे, राइट, जिसमें ये सारे कंट्रीज जो देख लो जो डार्क में किया हुआ है, दीज आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, है ना। देखो इंडिया भी पार्ट है कॉमनवेल्थ का, इसका मतलब ये नहीं दैट कॉमनवेल्थ जो बोलेगी वो इंडिया मानेगी, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये है दैट जैसे नॉर्मल ग्रुपिंग्स होती है ना, ब्रिक्स, है ना, और भी डिफरेंट जो अदर नॉर्मल ग्रुपिंग्स होती है, राइट। सो वैसे उसमें जैसे इंडिया पार्ट है, वैसे ही इसमें भी पार्ट है, सिंपल सा बात है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, राइट। बट हाँ, ये वैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो क्या अंडर पहले में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थी, राइट। सो वही बोला गया दैट ये क्या है, ये पार्लियामेंट्रियंस का एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के थ्रू, जो क्या फैसिलिटेट करती है रेगुलर कंसल्टिंग और एक्सचेंज करती है आपस में एक दूसरे कंट्री के बीच में वेरियस आइडियाज एंड वेरियस इंफॉर्मेशंस, जिससे ओवरऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी को और भी रोबस्ट बनाया जा सके और जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, जो भी स्टैंडर्ड्स डेटाज है, उसको एक्सचेंज किया जा सके एक दूसरे कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट, इसको फाउंड किया गया था 1911 में एज द एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। बाद में इसका नाम को चेंज किया गया। चेंज कब किया गया, 1948 में नाम को चेंज करके कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रखा गया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप। देखो ऐसा अभी क्या है ना, आर्टिकल्स में ऐसे देखने को मिल रहा है दैट बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स निकल रहा है जहां पे दिखाया जा रहा है दैट एक जो इंडियंस है, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो है हमारा इंडिया का सिटीजनशिप को छोड़ के दूसरे देश भाग रहे हैं, राइट। मतलब काइंड ऑफ ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया में, राइट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बोला गया, कुछ कुछ डेटा दिया गया, पहले तो ये देख लेते हैं। ओवर 15 लाख इंडियंस ने गिव अप कर दिया गया उनका सिटीजनशिप इन द, एक सेकेंड, या इन द पास्ट डिकेड, मतलब लास्ट 10 साल में अराउंड 15 लाख लोगों ने सिटीजनशिप को छोड़ दिया इंडिया। और कहां पर जाके बसे हैं, ज्यादातर तो यूनाइटेड स्टेट्स में बसे हैं, उसके बाद आपका जाके यूके में बसे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में, ये सब रीजन्स में बसे, राइट। बट हाँ, सब में सबसे प्रिफरेबल लोकेशन कौन सा है, यूएसए, उसके बाद कौन सा है, कनाडा, उसके बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली यूके, ये सब रीजन्स में। और बोला गया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है ये भी इंडिया को छोड़ रहे हैं। मतलब जो इंडिया से अमीर बना है, वो लोग इंडिया से पैसा कमा लिया है और छोड़ के भाग रहा है दूसरी जगह। ठीक है, अब तो उनको तो रह जाओ भाई, या इंडिया से पैसा कमाओ तो रह जाओ ना, तो वो भी बोला जा रहा है छोड़ के भाग रहा है, राइट। एंड कैसे, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन, मतलब दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहे तो शूडो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा यार। आप सोचो ना, आपके पास अगर 2000 करोड़ रुपए, आप अगर यूएसए में इन्वेस्ट करोगे तो यूएसए गवर्नमेंट सोचेगा वाह यार ये तो अच्छा बिजनेसमैन फंस गया, अच्छा बगड़ा फंस गया, ले भाई इसको सिटीजनशिप दे दे। आप भी खुश हो जाओ, हाँ यार चलो मस्त वाला रीजन है, बहुत अच्छा जगह। तो ये चीज है, राइट। सो अराउंड 6500 expected to move out this year, making it the second highest net outflow
ग्लोबली आफ्टर चाइना, मतलब चाइना से जो बाहर लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया इस लिस्ट में आ रही है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एस्टिमेट किया था दैट इंडियन नेशनल्स जो है ना, जो क्या अब्रॉड लिव कर रहे हैं अभी इंडिया को छोड़कर, वो रफली इट अकाउंट फॉर रफली अराउंड 1.2 करोड़ पीपल इन द ईयर 2021, राइट। सो सवाल होता है दैट ये जो इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस वो लोग दे रहे हैं। देखो बहुत सारे रीजन देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मेन मेन रीजन क्या है। एक तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब मिल रहा है, इकोनॉमी अब ज्यादा कमाने का मौका मिल रहा है, ऑफ कोर्स आप भागोगे यार, है ना। इंप्रूव सोशल सिक्योरिटी, अगर बहुत समय क्या होता है ना विदेशों में, आप हेल्थ केयर के लिए कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे जैसे अरे हॉस्पिटल में जाओ, लाइन लगो, वहां पर तो एक तो कम पॉपुलेशन है ना, और सब कुछ फ्री होता है वहां पर मोस्ट ऑलमोस्ट, राइट। तो वो सब ले लो, एजुकेशन रिस्पेक्टिवली बेटर क्वालिटीज की एजुकेशन, तो ये सब सारे सोशल फैक्टर्स के कारण भी बहुत समय हम लोगों का माइग्रेशन वहां पर देखने को मिलता है, राइट। ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी ज्यादा रहता है। लाइफस्टाइल कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स आप वहां पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर सेफ्टी, ये सब जिंदा रह सकते हो। फ्रेंडली टैक्स लेजिस्लेशन भी होता है, बहुत समय क्या होता है दैट टैक्स लॉज काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। अगर आपका कोई कंपनी है तो वहीं पर देख रहे हो आप, इंडियन गवर्नमेंट तो 28% टैक्स लगा रही है, बट वहीं पर बाहर की गवर्नमेंट जो है मात्र 10% या 12% लगा रही, तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया ना। उतना पैसा तो आप बचा सकते थे ना, तो आप सोचो क्यों इंडिया में रहो, वही चले जाता हूँ। दो नेक्स्ट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज तो है ही, दैट हायर एजुकेशन के लिए जो है बहुत समय बच्चे छोड़ के चला जाता है। अब छोड़ के चले जाते हैं तो वहां पर उसको वही शादी वादी हो गया, वहीं पे सेटल कर गया, है ना, ऐसा भी बहुत समय हो जाता है, राइट। नेक्स्ट ईज ऑफ मोबिलिटी है। जी हाँ, बहुत समय क्या होता है दैट, क्या होता है अगर आपको यूएसए का सिटीजनशिप मिल गया ना, या फिर जापान का सिटीजनशिप फॉर एग्जांपल मिल गया, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, कोई झमेला वमेला नहीं होता, तो ये भी एक प्रायोरिटी होता ही है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, यूजुअली अगर देखोगे ऑफ कोर्स दैट इज अ मच मोर स्टेबल डेमोक्रेसी आई वुड से, है ना। मतलब ऑफ कोर्स इंडिया भी है, यूएसए भी है, दोनों, बट या यूएसए जो है कहीं ना कहीं बोला जाता है दैट यस इट इज मोर देन दैट। सो एनीवेज नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो है ही, जिसमें ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है, बट वहां पे लिवेबल क्लाइमेट बहुत ज्यादा, फैमिली रीजंस होता है, बहुत समय क्या होता है आपके कोई रिश्तेदार है तो वहां पर चले गए। इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो हमें देखने को मिलता ही है, राइट, क्योंकि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है यूएसए में, दैट इज मोर मच मच बेटर देन एज कंपेयर टू इंडिया। बट हाँ, इंडिया में भी ये सब चीजें अभी चल रही है, धीरे धीरे जरूर हो रही है ना। सवाल होता है दैट हम लोग जब सिटीजनशिप का बात कर रहे हैं, राइट, सिटीजनशिप है क्या, पता है? आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो इंडिया का सिटीजन हो, मैं जो इंडिया का सिटीजन, क्या है हम लोग, क्या क्यों सिटीजन हम लोग बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, सिटीजन एक लीगल या फिर सोशल रिलेशनशिप है, जो क्या एक इंडिविजुअल का उस कंट्री के साथ होता है, राइट। और इससे उस इंडिविजुअल को उस कंट्री का फुल मेंबरशिप मिल जाता है। जैसे आपको कोई क्लब में ज्वाइन करने के लिए एक मेंबरशिप कार्ड चाहिए ना, तो आप अगर यहाँ पे जन्म ले लिया ना देश में, तो ही, बशर्ते आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे हो, या फिर इस टाइप की कुछ कुछ कंडीशंस है, तो आपको सिटीजनशिप दे दिया गया। और कौन कौन से कंडीशंस है जिससे सिटीजनशिप मिलता है? एक तो बर्थ आपका हो, एक तो डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, एंड अगर कोई टेरिटरी को, से फॉर एग्जांपल कल बांग्लादेश बोल रहे हैं दैट हम इंडिया से जुड़ना चाहेंगे, तो ऑफ कोर्स सारे सिटीजन इंडियंस हो जाएंगे वो सब, ठीक है, ऐसा। तो या इंडिया में देयर आर सिटीजन्स एंड एलियंस। एक होता है सिटीजन, एक होता है एलियन। हम सिटीजन्स हैं। एलियन कौन है? जो बाहर के विदेशों से आता है, दे आर कंसिडर्ड एज एलियन, और उनको उतना सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं है जो कि हमें है, राइट। हाँ, और द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप क्रिएट्स एन एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्शन फ्रॉम द नॉन सिटीजन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेट फॉसिल फ्यूल ट्रैप रिपोर्ट एक रिलीज किया गया था, जिसमें पाया गया था दैट पुअर जो कंट्रीज है ना, गरीब कंट्रीज, स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज, राइट, वो लोग किस में फंसे हुए? डेब्ट ट्रैप में नहीं, डेब्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप में फंसे हुए। सोचो, चाइना ने कोई कंट्री को लोन दे दिया, राइट, अब वो लोन चुकता नहीं कर पा रही, तो चाइना क्या बोलेगी? ठीक है, आपके वहां का जो रिसोर्सेज है ना, आप रिसोर्सेज बेचो, उससे जितना फायदा मिल रहा है, हाँ, उससे जितना फायदा मिल रहा है, उस फायदा का हमको 30% दे देना। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ दैट मेरा तो फॉसिल फ्यूल है, उसको बेच रहा हूं, और उसमें उस ट्रैप में मैं फंस गया हूं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल का प्रॉफिट जो कि वो अपने देश में खर्च कर सकती थी, वो नहीं कर पा रही है, और वो दूसरे देश को दे रही है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ डेब्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सूरीनाम, राइट। अब सूरीनाम, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी रिसोर्स बेस्ड लोन जो है प्रोवाइड किया गया था, जिसको नहीं चुकता करने के कारण जो है बोला गया है दैट 2050 तक 30% जो इसके ऑयल का जो
एक्सट्रैक्शन है उसका रेवेन्यू जो है उसका फायदा उन्हें मिलेगा, राइट। तो इससे क्या हुआ, इससे नेगेटिव उस कंट्री को हैम्पर ही होता है और इसके कारण जो है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में जो है वो पैसे अपने सोशल सर्विस के लिए नहीं खर्च पाती है। जैसे कोविड के समय में भी देखा गया था दैट कोविड के समय क्या अपने देश के लोगों पर खर्चा करो भाई, है ना, बट अगर आपको पहले से डेब्ट का कर्जा का पहाड़ है तो आपको कुछ पैसे साइड करके रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है जो क्या इस टाइप के सिचुएशन में अकर करता है, राइट। सो एनीवेज गाइस, आज के सेशन में यहीं तक हम इसको कंक्लूड करना है। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड या थैंक यू वेरी मच।